अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। आज अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे हमारे समाजी रवैयों की और ऑफ़लाइन भी इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज क्योंकि आम तातील है, घर पे आप मौजूद होंगे, हो सकता है इस वक्त आपकी गुड मॉर्निंग हुई हो, चाय के कप के साथ हमारी कॉन्वर्जेसन का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए, हमें बताइए कि इन मौज़ूआत के बारे में आप क्या सोचते हैं। और अगर आप शाम को 4 बजे देख रहे हैं तब भी आप चाय पी रहे होंगे। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगर आप इसको रिपीट देख रहे हैं ऑन आर सोशल मीडिया, ऑन आर डिजिटल, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वक्त की जो हमारी तमाम तर गुफ्तगू रही है वो आपको कैसी लगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी तवक्कुआत से रिलेटेड है। हर लड़की, हर लड़का आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छा ख्वाब देखता है और उसके अंदर जैसे कि हमारा एक समाजी माहौल है, हमारे कल्चरली भी हम कहते हैं कि एक अच्छा साथी आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इंसान का जो कंपेनियन है वो उसके साथ मिलकर आप वो ड्रीम ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हैं। बट व्हाट डज़ इट मीन टू बी इन अ गुड मैरिज? आइए ज़रा इस पे आज गुफ्तगू करते हैं कि क्या हमारी जो तवक्कुआत हैं, अब तो इस पे बड़ी गुफ्तगू हुई है। पहले ज़माने में मुझे याद है अम्मी वगैरह बताती थी कि नानी और उनके जो खाला वगैरह थी वो उनको डाइजेस्ट नहीं पढ़ने देते थे कि एक कहानियों की और रोमानवी दुनिया में तुम लोग चले जाओगे, तुम्हारे लिए आगे आके ज़िंदगी में मुश्किल होगा। हम जब छोटे थे तो हमें मूवीज़ देखने नहीं दी जाती थी। उस वक्त डिश एंटेना बुरा था कि भाई ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा शाहरुख खान और फलाना और धमाका की कि आपके आइडियाज़ बहुत ही अनरियलिस्टिक बन जाएंगे। आज भी जब हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रिलेशनशिप गोल्स, कपल गोल्स के हैशटैग्स देखते हैं तो यही आवाज़ लगाई जाती है। तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कौन से वो ज़ाविये हैं जो आपको मास मीडिया या ये कहानियाँ नहीं दिखाती हैं। लोग कहते हैं जहाँ पे एक रोमांटिक स्टोरी एंड होती है कि दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, असल ज़िंदगी की कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। और दो ऐसी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो यकीनन तजुर्बे में बहुत ज़्यादा है, इनका तजुर्बा, समाजी रवैयों को समझती हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है और यकीनन आपकी कॉल्स भी हमारे साथ होंगी। तो आज की नई नौजवान नस्ल और थोड़े से सीनियर शादीशुदा लोग दोनों ही आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारी बहुत ही अच्छी सहेली, हमारी बहुत ही अच्छी स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस इरम ज़िया। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी बहुत ही फेवरेट मिसेस खान जो कि सीनियर मैच मेकर भी हैं। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसेस खान का तो आज जो हेयर स्टाइल है ना, मैं फ़ैन हो गई हूँ भाई, क्या बात है आपकी। ये सोच समझ के किया मिसेस खान? ये काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अब लोग चेंज करूँ। नवासे के दरअसल हम लोग ईदी वीदी लेकर जा रहे थे तो उसकी जो ग्रैंड मदर है लड़की की वो बड़ी स्टाइलिश हैं। क्या बात है। तो मेरी बेटी ने कहा ये पुराना जूड़ा शूड़ा कोई नहीं चलेगा। तो आपने टक्कर दी उनको सही में? हाँ, टक्कर दी आपने उनको स्टाइल में। टक्कर में तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगी, तुम कहोगी ये मिसेस खान बैठी हुई है। हम तो खुद हमने, तभी तो मैंने कहा मैं इंट्रोड्यूस भी कर दूं और नेम बैंड ज़रा क्लियरली चलाना कि लोग पहचाने ही ना मिसेस खान को तो फिर क्या होगा। कैसी हैं इरम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के बाद अब मुलाकात हो रही है, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजरी, बहुत मसरूफ़ गुजरी क्योंकि ईद के साथ साथ शादी की खुशियाँ भी थी। अब जैसे मेरी फैमिली में आजकल शादियाँ चल रही हैं और फैमिली क्या, बिकॉज यू नो दैट आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो घर में ही शादी है। मेरे जेठ के बेटे की शादी हो रही है, कल बारात है, इससे पहले मायो मेहंदी वगैरह के सिलसिले थे और ईद के सेकंड डे मेरे एक और जेठ की बेटी की एंगेजमेंट थी। तो लाइक वी वर ऑल इन्वॉल्व इन ईद डिनर्स एज वेल एज एंगेजमेंट और फिर उसके फ़ौरन बाद पता था कि मायो शुरू होगा, मेहंदी होगी, तो और फिर बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज का टॉपिक भी बड़ा रेलेवेंट हो गया कि शादी पे यानी शादी की फेस्टिविटी के बाद जहाँ पे कहानी हम लोगों के लिए पर्दा गिर जाता है और फिर मियाँ बीवी की असल ज़िंदगी शुरू होती है, ज़रा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज दोनों मेहमानों का और तमाम हमारे क्रू का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि कराची स्टूडियो जो भी पहुँचा है वो सांप सीढ़ी खेलता हुआ पहुँचा है। कहीं पर बैरियर्स हैं, कहीं पर अजदहा है। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और बड़ी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे। मिसेस खान मुझे बताइए कि एक्सपेक्टेशंस, एक यानी उस वक्त तो वो कहते हैं ना हनीमून फेज़ है, खुमार में है कि जी जोड़ा किस कलर का होगा, लड़की की एंट्री कैसे होगी, लड़के को कहाँ बिठाया जाएगा, नेक में क्या देंगे। जब ये सारी रसूमात हो जाती हैं, पहला रियलिटी चेक कि जी अब ज़िंदगी बदल गई है, अब हमारी शादी हो चुकी है, वो मियाँ बीवी को कब लगता है? पहला बिजली के बिल आने पे? सभी बिल्स आने पे बेटा सभी बिल्स आने पे शौक लगता है। पहले जो खुशियाँ होती थी वो हकीकी खुशियाँ नहीं रहीं, क्योंकि एक तो बात यह है कि लड़की और लड़का
पहले से इतना मिलते हैं, पहले से इतना जान लेते हैं, पहले से इतना लड़ लेते हैं, पहले से उनको घर के हालात इतने पता होते हैं कि उनके लिए वो जगह नहीं लगती। वो सारा एनवायरनमेंट उन्होंने देखा होता है, उनको पता होता है सास का मूड कैसा है, देवरानी देवर, और लड़के ने भी सब कुछ बोला होता है, लड़की ने भी एक एक बात घर की बताई होती है। तो वो शादी में वो जो मज़े होते थे वो अब नहीं रहे। वो उनको एक्साइटमेंट जो होती थी ना, शादी में जाएंगे, पता नहीं कौन होगा, क्या होगा, कैसे मूड्स होंगे, किस तरह का कमरा सजेगा। अब तो दोनों जाके इकट्ठा फर्नीचर भी लेंगे, दोनों जाके इकट्ठा जोड़ा भी लेंगे, दोनों जाके इकट्ठा वो लड़की के मूड से कपड़े भी लिए जाएंगे, लड़की के मूड से ना लो तो इतना मुँह कुप्पा उसका बना हुआ होगा उससे। तो ये चीज़ें तो हमें नहीं पसंद। हमारे ज़माने में तो जो कपड़े आते थे वो उनको सोने की तारे समझ के हमारे माँ बाप पहनाते थे, और उनको यही बताया जाता था ये आपके लिए एक किस्म की सोने की तारे हैं जो आपके लिए कपड़े आए हैं। तो ये नहीं देखा था कौन सा ब्रांड है, क्या ब्रांड है। हमारे ज़माने में तो ब्रांडिज्म कुछ नहीं था, और व्हाट एवरीबडी इज़ अ ब्रांड, एवरीबडी हैज़ अ ब्रेन एंड हैज़ अ ब्रांड। खुले दिल से मेरे ख्याल में लोग पहले तारीफ भी करते थे, जैसे आपने कहा ना कि छोटे हो गए, मैं बहुत दिल छोटे हो गए। यानी अब अगर लड़की का ये ख्याल भी है कि उसके ससुराल से जो जोड़ा आया वो बहुत खूबसूरत है, तो कोई ना कोई कान में ये बात ज़रूर डालेगा कि ये तो कभी हुआ ही नहीं है कि लड़की का जोड़ा उसकी पसंद का ना है। अब तो मैंने गरीब घरों में देखा है कि वो भी कहती हैं कि जाओ बेटा थोड़े से पैसे ये जो हमारी पॉकेट है जाकर तुम अपनी पसंद का ही ले लो, बजाय इसके कि तुम्हारा थोबड़ा मुंह देखें उस दिन। अच्छा जी, चलें ये शॉपिंग से और इन चीज़ों से ज़रा बाहर आते हैं। इरम जी, हमारे यहाँ एक चीज़ के ऊपर आजकल बड़ी टग ऑफ वॉर है, और हमारी ड्रामे की कहानियों में भी ये चीज़ नज़र आती है, पाबंदी और इजाज़त। यानी इसको मेरे ख्याल में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे पूरा पाकिस्तान, पूरी यंग जो हमारी यूथ जनरेशन है वो इससे जूझ रही है कि कहाँ तक अब शादी के बाद मेरी मर्ज़ी ही रहेगी, किन चीज़ों पे मुझे इजाज़त लेनी है। अगर शौहर किसी चीज़ से मना करता है या बीवी कोई बात मना करती है, मिसाल के तौर पे कि शौहर हर शाम में जाके दोस्तों में बैठ जाता था, तो उसके लिए कोई टाइम लाइन लगा दे कि भाई 7 बजे 8 बजे बराए करम घर वापस आ जाया करो, तो ये पाबंदी लगाने का कितना जवाज़ या एक रूम स्पेस मौजूद है? ज़रा इस पे मैं चाहूँगी कि आप बात ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सिद्रा। देखो टॉपिक बहुत अच्छा है, और तुम्हारे जवाब से पहले बस थोड़ी सी एक तमहीद में ज़रूर बांधना चाहूँगी कि शादी ब्याह का मामला अज़ल से अब तक एक ही है और एक ही रहेगा। ठीक है, पहले ज़माने में ब्रांड्स नहीं थे, लेकिन जोड़ों के ऊपर सोने चांदी के तारों से काम होता था। मेरी अपनी मदर के पास जो साड़ियाँ थी पोत की, उस पर रियल सोने के तार और चांदी के तार। मेरी दादी का भी एक ऐसा मुझे जोड़ा तो मिला है। वो उस वक्त भी वो होता था। आपकी ज्वेलरी उस तरीके की होती थी, और लड़की की पसंद नापसंद अब ज़ाहिर है जैसे जैसे माशरा बदल रहा है, लोगों का ये हो गया कि यार जिसने पहनना है उसी की पसंद से ले लो। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मेरी शादी के जोड़े लेने मैं नहीं गई थी, तो ये कोई अजनबी सी बात नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ उस वक्त ये था कि यार और मज़े की बात है कि आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मैं नहीं जाऊंगी, आप अपनी पसंद का लें, क्योंकि मुझे किसी भी किस्म की वो नहीं चाहिए थी कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही हो, मेरी नंद को या जो साथ में जा रहे हैं उन्हें नहीं आ रही, तो इट्स बेटर कि आप उसे अवॉइड करें। ये एक मामला हर लड़की और हर लड़के में होना चाहिए। अब जो तुम बात कर रही हो कि जी कहाँ से परमिशन मिले, कितनी मिले, देखो हमारे निकाह नामे पे ना मसला ये कि हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। हम निकाह नामे पे वो शिकें यूँ कटवाते हैं कि जैसे अगर हमने इसके ऊपर बात कर ली तो पता नहीं अभी के अभी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आप सब कुछ कटवा दें, ठीक है, आप वो नान नफ़का ये वो ना रखें। एक शिक ऐसी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स क्लॉ नंबर 22, जिसमें यह है कि लड़का और लड़की सिर्फ विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ फैमिली वो अलग बैठ के ये तय करेंगे कि शादी के बाद उन्हें चीज़ें कैसे लेके चलनी है। और वो इतनी अच्छी चीज़ है उस निकाहनामे में जिसमें दोनों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, और उस वक्त आप बैठ के बहुत सारी बातें तय कर सकते हैं, चाहे आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कि यार देखो ये मेरी रिस्पेक्ट की लिमिट है, प्लीज़ इससे आगे नहीं बढ़ना। और अक्सर जो बेडरूम पॉलिटिक्स है वो बेडरूम में ही होनी चाहिए। तुम अगर अपने घर वालों के सामने मेरी रिस्पेक्ट करोगे, डेफिनेटली वो भी करेंगे। तुम्हें जो शिकायत हो तुम मुझसे अकेले में कहना, वाइस वर्सा लड़की का भी यही होगा। तो वो एक प्लीज़ निकाहनामे को पढ़ें और उसमें अपने बच्चों को ये चांस दें। अब जैसे मिसेस खान ने कहा कि ऑब्वियसली लव मैरिजेस बहुत हो रही हैं, पहले से जानते, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो पहले से जानना, एक रिलेशन में रहना, वो सारी चीज़ें वो होती हैं जो आप
फेरी जोन में होते हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि फिर तवक्कुआत में थोड़ा सा आप जिसको कहना चाहिए कि गैप आता है। मिसेस खान, मिसाल के तौर पे अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, दोस्ती है, पहले अंडरस्टैंडिंग है, तो आपकी एक बेतकल्लुफ़ी होगी। लेकिन वो जो बेतकल्लुफ़ी है वो दुनिया से ओझल है, वो आपका और उसका इंटरपर्सनल मामला है। जब शादी करके आप ख़ानदान के बीच में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि कई दफ़ा जो चीज़ आड़े आती है वो बाकियों की एक्सपेक्टेशन है। यानी कई दफ़ा लड़के की माँ इस बात पे नाराज़ हो सकती है कि तुम तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बात करती हो अपने खाविन से, हम तो ऐसे नहीं करते थे। यही सलाह लड़की की माँ भी उसको दे रही होती थी कि बेटा पहले की बात और थी कि तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा क्लास फेलो था, तुम्हारा ऑफिस कॉलीग था, लेकिन अब जबकि वो तुम्हारा शौहर है तो उसको एक मुख्तलिफ अंदाज में मुखातिब करो, अपना कुछ डेकोरम रखो। यस, एज अ हस्बैंड उसको एक रिस्पेक्ट दो, नॉट टेक हिम एज अ जूनियर टू यू और अ सीनियर टू यू और अ फ्रेंड। ही इज़ नाउ अ हस्बैंड। एक हस्बैंड की एक थोड़ी सी कदरे रिस्पेक्ट होती है, बस जी कह दो, कोई इतनी बड़ी के रिस्पेक्ट नहीं कि आप सजदा ही वाकई कर रहे हैं। उसकी जी कह दो, हाँ मैं आ रही हूँ, आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहेंगे, आप कैसे कपड़ा पहनना चाहेंगे, क्या कहीं शाम को कहीं चलना है, वो इन एडवांस आप उससे अपना सारा कुछ कर सकते हैं। आप अपना प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आप खाने पीने की उसकी माँ से भी पूछें, उससे भी पूछें, एक चीज़ सेट कर लें और वो कर लें। इतनी बड़ी बात नहीं होती, हाय इतना बड़ा इशू बताया, अम्मा ने तो कहा था ये बनाना तो मैंने ये बना लिया, तो उस पर एक फड्डा शुरू, घर में एक लड़ाई। दिस इज़ वेरी अनफेयर। आप बिल्कुल सोच समझ के चलें, सबकी मर्जी पूछ लें, चलाएं अपनी मर्जी। अच्छा, सलाह किससे लें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं इरम जी से पूछूंगी। इरम जी, अपनी माँ से सलाह लें, अपनी सास से सलाह लें, अपनी नंद से सलाह लें, अपनी दोस्त से सलाह लें, अपने थेरेपिस्ट से सलाह लें, या अपनी माँ से? किससे सलाह लें? किसी से नहीं लें, किसी से ना लें। क्योंकि देखो, आप अपने हस्बैंड को शादी, मैंने अभी बात जो मैं करना चाह रही थी ना कि रिलेशनशिप पहले से है, लेकिन यकीन मानो वो किताब का वर्क यूं पलटता है निकाह के बाद। अच्छा, और इसकी क्या वजह, और इसको एक्सप्लेन भी करें। सब कुछ बहुत अच्छा है। पहले निकाह हो गया ना, आपका स्टेटस चेंज हो गया। हाँ। अब बिलवेड से आप वाइफ बन गई, वो आपके हस्बैंड बन गए। अब डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स दोनों चेंज हुई। एक हनीमून पीरियड बहुत अच्छा गुजरा। अब जब आप लाइफ में आ गए ना डेली की, अब आपको उस लड़के की बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी जो आप कहेंगे ये पहले तो नहीं था। वो आपसे बहुत फ्रैंक है, घर वालों के सामने वो थोड़ा सा रिजर्व है। अब आपको वो चीज़ फील होगी कि यार ये अपने घर वालों के सामने मुझसे बात नहीं करता, मगर ये इतने इश्यूज नहीं होते। वही मैंने कहा ना कि इट्स बेटर टू डिस्कस इन बेडरूम। जी, सास ने किसी चीज़ का प्रेशर दिया तो लड़की ये फील कर सकती है कि यार पहले तो तुम मेरी बात को ज़्यादा अहमियत देते थे, अब दूसरों की बात पे ना मैं हमेशा कहती हूँ कि सास को, नंद को, बहू को बुरा कहने से बेहतर है कि वो जो लड़का है ना वो उन लिमिट्स को पहले से तय कर ले। और अभी जो तुमने सवाल ज़ाहिर किया कि हम लोग बेतकल्लुफ़ी को बुरा मान जाते हैं या सिला किससे लें। देखो, कभी भी लड़की को अपनी माँ को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ माएँ लड़कियों की वो ओवर थिंक करती हैं और वो कहती है नहीं ये क्या कह दिया, तुम्हारे बाप ने तो मुझसे कभी इस तरह बात ही नहीं की थी, उसने कैसे कर ली। नहीं, आपका शौहर और उसका शौहर दो अलग मुख्तलिफ लोग हैं। सही। लड़की को चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है बैठ के थोड़ी देर सोचे। मैं क्लास में भी सिद्रा एक बात पढ़ाती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू हैव दैट बर्ड आई व्यू। सिचुएशन को हमेशा ऊपर से देखो कि मसला क्या है। मैं अगर यहाँ स्टूडियो में बैठ के भी कोई मुझसे पूछेगा कि प्लीज़ डिस्क्राइब द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगी जो मुझे दिख रहा है, तुम वो बताओगी जो तुम्हें दिख रहा है। लेकिन जो ऊपर से देखेगा वो सब कुछ बताएगा। तो अपने मसले को ज़रा ऊपर से देखिए कि यार प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है भी या नहीं है। ब्यूटीफुली सेड। और ख़ास तौर पे अगर वो चीज़ 5 मिनट या बहुत ज़्यादा आपका फ्रेम ऑफ माइंड ले रही है, आपके बहुत ज़्यादा दिमाग को और आपकी मेंटल वेलबींग को ख़राब कर रही है, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी अहमियत कुछ नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे गाड़ी में आगे कौन बैठा, अगर आपको पता है कि यार डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद 1 घंटे बाद इस मौजू की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार भी मत करें। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू सुरैक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? भाई हमारी तो सुबह आपको देख के अच्छी हो जाती है माशाल्लाह। मैं पहले दोनों में और इरम को सलाम हूँ, मैं उठ के सलाम करूंगा इनको, यकीन करें इतनी सेंसिबल बात की और यही गाइडेंस की जरूरत है। मेरी देखें सिद्रा, मेरी शादी को तकरीबन 25-26 साल हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, वी आर डूइंग वेल। लेकिन मैंने यही चीज फील की, देखें आपने जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो फिर वो हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद तो रियलिस्टिक लाइफ में आना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है। और किसी से सलाह मशवरा, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा,
आप सुने सबकी, लेकिन आप सलाह आपके घर की एनवायरनमेंट आप समझते हैं। आप अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक ख़वातीन पर्सपेक्टिव चल रहा है और आप हमारे मेल कॉलर हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगी। हमारे यहाँ ख़वातीन को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अपने शौहर के लिए बनो सवरो, जब वो घर वापस आए तो उसको एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ वेलकम करो। लॉन्ग टर्म एक असल शादीशुदा ज़िंदगी जिसमें आप वो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखेंगे, तबीयत नरम गरम हो सकती है, गर्मी ज़्यादा हो सकती है, किसी दिन मूड ख़राब भी है, ये कितना रियलिस्टिक होता है? कितनी दफ़ा आपने देखा है अपनी 25 साल शादीशुदा ज़िंदगी में कि खातून बड़ी अच्छी सी तैयार होके आपकी वाइफ आपका इंतज़ार कर रही हैं? सिद्रा, थिंग्स हैज बीन चेंज, और ये ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। औरत की अपनी उनकी लाइफ होती है। अब ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना। अब मसनूईपन से तो कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर का कोर मैं भी जानता हूँ, वो भी जानती है, मेरी बीवी मैं जानता हूँ। अब वो देखिए, मैं सिर्फ इतने बात करके खत्म करूंगा। देखिए सिद्रा, इफ यू वांट टू, अगर आप जिंदगी गुजारना चाहें ना, आपको लेके जिंदगी गुजारनी, तो एक दूसरे बर्दाश्त करो। नॉन इश्यूज को इश्यूज नहीं बनाए। हमारे यहाँ जो पड्डे है ना, मैं बिलीव करें, अभी हमारे यहाँ 2 तलाक़ें जो मैंने हमारी फैमिली के करीबी जानने वाले, एक तो ये जो उन्होंने मिसकम्युनिकेशन, माँ और जो इन्होंने जैसे कहा ना, माँ को मैनेजमेंट की खबर देना और मिस गाइड करना, आखिर में फिर वो खुद ही पछताई थी। लड़का बहुत अच्छा था, सब कुछ था, अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, लेकिन वो मिस गाइडेंस की वजह से हो गया। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि अपने मसाइल खुद तय करें। यकीन करें सिद्रा, एक बार मैं जब मेरी कोई भी लड़ाई होती थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, अभी तक मदर का इंतकाल हो गया, बहन में भी शादी होती थी, एक बहन है, लेकिन जब हमारी लड़ाई को हम घर में वो अपने बेडरूम में खत्म करके आते थे, नीचे जब हम उतरते तो किसी को पता नहीं होता था कि ये भड्डा हो गया, क्योंकि उसको फिर लोग कैश करते हैं ना। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया याया। मेरे ख्याल में जितने सीनियर शादीशुदा जोड़े हैं वो अक्सर यही बात करते हैं कि भाई हम लड़ाई भी होती थी तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता था, हम अपना भरम अपना पर्दा रखते थे। लेकिन इस पर मजीद भी बात करेंगे। और दूसरी वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, मैं आपको बताऊं, अगर 100% ऑफ द टाइम भी खातून तैयार होकर बैठी है, बड़ी बनी सबरी बैठी है, तब गोल पोस्ट मूव कर दिया जाएगा। तब ये कहा जाएगा कि घर कितना साफ है, बच्चे कितने तमीज़दार हैं, खाना वक्त पे पका हुआ है या नहीं। तो ख़वातीन के लिए इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन बार्स हम ऊंचे से ऊंचा करते चले जा रहे हैं, ये भी एक वजह बनती है इख्तिलाफात। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत। इससे पहले ज़रा सा जिक्र हुआ कि बनने संवरने या आपकी लुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस बात को आप माइनस नहीं कर सकते। देखें, ये कोई नॉर्मल फ्लैटमेट्स का या दूसरे रिश्तेदारों का जैसा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, नरमी गर्मी साथ देखते हैं, तो वक्त के साथ साथ आप में तब्दीली आएगी, लेकिन एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे के लिए तैयार होना, दूसरे की चीज़ों को अहमियत देना, या अपने आप को इस मिजाज में रखना कि अगला बंदा आए तो आप खुश मिजाजी से बात करें, इनको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अहम बात यह है कि पैसे को लेकर आप ये देखें कि चाहे अमीर तरीन कोई घराना हो, मुतवस्सित घराना हो या फिर गरीब तरीन घराना हो, कहा जाता है, स्टडीज़ ये कहती हैं कि 80% शादियाँ आपके मनी मैटर्स की वजह से ख़त्म होती हैं। यानी जो बड़े बड़े आप लोगों को देख रहे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ पे भी क्योंकि आपके स्पेंडिंग हैबिट्स एक जैसे नहीं हैं या तवक्कुआत एक जैसी नहीं है, तो ये बात नाचाकी का बायस बनती है। तो आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इरम जी, पैसे तो हम डिस्कस ही नहीं करते, सिर्फ शादी पे कितना ख़र्चा है वहीं से मिसमैच शुरू हो जाता है, क्या कहेंगी? सिद्रा, देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी को कामयाब बनाना पड़ता है दोनों तरफ से। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मनी डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब लड़की, चाहे हम बहुत अमीर घर की ले लें, लड़का भी, और गरीब घर की भी ले लें, वहाँ पे भी पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। क्या वो लड़की, अगर उसने बैग सिर्फ गुची का ही लेना है, काउच का लेना है, प्राडा का लेना है, अब वो बंदा अगर बहुत ही आप बिग शॉट है, चलो वो उसने अपनी बीवी को ATM कार्ड दे दिया है, बीवी भी अपने घर से बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है ये चीज़ इतना इशू नहीं बनती हो। मगर अगर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब करने वाला बंदा है और उसने हनीमून पे अपनी बीवी को 3 बैग्स दिला दिए, लुई विटॉन का दिला दिया, प्राडा दिला दिया, गुची दिला दिया, और अब उसकी बीवी सोचे कि नहीं, मुझे हर 6 महीने के बाद ये मिलेगा, तो वो उसके ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ना, हनीमून पीरियड में आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, सारी ज़िंदगी नहीं चलती। इसी तरह कभी कभार मर्द हज़रात, तुम देखो, अपने ऊपर इतना खर्च करते हैं कि फिर वो बीवी कहती है कि यार इट्स बेटर कि ये तुम घर में स्पेंड कर दो। लेकिन इरम जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अगर मर्द और औरत दोनों काम पे जाते हैं, दोनों अर्न करते हैं, तो मिसेस खान करते ये हैं कि लड़कियों का तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है
कि तुम्हारा पैसा हमारा पैसा है और मेरा पैसा मेरा पैसा है। तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। वो अगर अपनी जॉब को फुल टाइम दे रही है, फैमिली को थोड़ा बहुत निगलेक्ट करके, क्योंकि ऑब्वियसली मर्द उसको इजाज़त दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इनेबल कर रहा है, लेकिन उस पैसे से वो ज़्यादातर घर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वो खुद बचाना चाहती है। और क्योंकि दीन कहता है कि नान नफ़ का मर्द की जिम्मेदारी है, तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा हमारा पैसा। टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद व्हाट यू से, टू सम एक्सटेंट इट्स करेक्ट। देखो आदमी का ही अगर आप सारा स्पेंड कर दो, और औरत भी जो इतनी मेहनत करके अपना घर अपना निगलेक्ट करके कमा रही है, अगर वो भी 4 पैसे ना जोड़े ना करे, तो फिर तो क्या आप माइनस में चले जाएंगे। अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आ गया, मर्द तो नहीं वो अपने आगे की इतनी सोचता। औरत में ये दिमाग अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया हुआ है कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर भी सोचती है, वो अपनी सेफ्टी भी सोचती है, अपनी सेफ्टी, ताकि अगर गॉड फॉरबिड्स कुछ 19-20 हो जाए तो मैं ऐसे ना हूँ कि आई एम थ्रोन आउट ऑफ द हाउस एंड आई एम सिटिंग ऑन द रोड। तो शी हैज़ टू लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ द हाउस, शी हैज़ टू लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ हरसेल्फ एंड जनरली अदरवाइज ऑल्सो, कि 4 पैसे बैंक में डले हुए होंगे, कभी फीसेस ज़्यादा आ रही हैं, कभी एडमिशन ज़्यादा आ रहे हैं, कभी आपके ऊपर कोई लोड पड़ गया, तो औरत इतनी वाइज होती है कि उसके पास 4 पैसे वो बचाकर और छुपाकर हर वक्त मर्द से रखती है। मैं भी, मेरे मियाँ को नहीं पता कि मैं कितना मेरे पास पैसा है या कितना मैंने अंदर रखा हुआ है, या इस वक्त घर में मेरे कितना पैसे, ना वो इतना घटिया आदमी है कि वो मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुमने कितना रखा है, उसने कभी नहीं पूछा। अच्छा, ना मैंने उससे पूछा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपने की मिसेस इरम, ख़वातीन की तो ये ख्वाहिश होती है कि मर्द जो कमा रहा है, जो बचा रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लेकिन यहीं पे हम खातून को ये कहते हैं कि नहीं यार, जो तुम कमा रही हो वो ज़रा छुपा के, तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी ना हुई? शायद होगी, लेकिन यहाँ मैं अपनी अम्मा को कोट करूँगी। वो हमेशा कहती थी कि बेटे जो पैसा मर्द से छुपा हुआ है, अब देखो यहाँ बात वही मर्द की आ गई, मियाँ बीवी बाप भाई की नहीं है, जो पैसा मर्द से छुपा हुआ है वो सेव है। तो वो हमेशा कहती थी कि जो पैसे का किसी को नहीं पता, और एंड इट्स ट्रू। वो क्योंकि औरत जो है ना वो थोड़ी सी दूर अंदेश होती, शायद मर्द से ज़्यादा। बड़ी प्यारी बात है कि अगर औरत कंजूस होती है ना ज़रा सी, वो घर बना देती है, और मर्द कंजूस होते हैं ना तो वो जिंदगियां जहन्नुम बना देते हैं। बिल्कुल सही ये बात एक है। फैक्ट है। हाँ। अच्छा, अब अगर हम और पीछे चले जाए अपने मज़हब की, क्योंकि तुमने जो बात की, तुम देखो बहुत सारी सहाबियात ऐसी थी जो अपने शौहरों का नान नफ़का पूरा करती थी, क्योंकि वो बिज़ी रहते थे जंगों में या पढ़ाई लिखाई में। तो सरकार अलैहिस्सलाम के पास ऐसी सहाबियात आई और उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कमाते हम अपने शौहर पे और बच्चों पे खर्च करते, इवन हमारे पास सदका देने के लिए भी नहीं रहता। तो वो औरत जो अपने घर पे अपने शौहर पे खर्च करती है, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है तुम जो कुछ अपने एलो एयाल पे खर्च कर रही हो, तुम्हें उस खर्चे का भी सवाब मिल रहा है और तुम्हें सदके का भी सवाब मिल रहा है। वो दोनों चीज़ें उस औरत को मिल रही है। और मर्द के लिए भी कहा जाता है कि अपनी आमदन का वो हिस्सा जो आप अपने घर पे खर्च करते हैं वो अफजल तरीन है। आप अपनी, इवन जो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि, और मैं चाहूँगी मेरे सारे भाई ये सुने कि वो लुक़मा अफजल तरीन है जो तुम अपनी बीवी के मुँह में डालते हो, अफजल तरीन लुक़मा है वो। तो जो आप अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं अर्न कर रहे, आपकी बीवी ज़्यादा कर रही है, इसमें कोई मसला नहीं है, घर दोनों का है, बच्चे दोनों के, जिंदगी दोनों अच्छा, की। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे कंपेयर करना है। मर्द हजरात कहते हैं कि ये मेरा एक तरीका है तुम्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने का, जब मैं बार बार ये पूछता हूँ कि तुम्हारी वेयर अबाउट्स क्या हैं, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। लेकिन कई ख़वातीन ये समझती हैं कि बड़ी फ़ाइन लाइन होती है एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने में और शक करने में। तो ये क्या मामला है, इसमें किस तरह हम बारीकी से इसको नेविगेट करें, और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं, मर्द की क्या तवक्कुआत है, ख़ातून की क्या तवक्कुआत है, इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं ना कि बेहतरीन से बेहतरीन और मजबूत तरीन रिश्तों में काट डाल देता है शक। तो शक क्या होता है, शक की मिजाज के साथ क्या गुजारा मुमकिन है? लोग कहते हैं कि शुरू में तो खातून को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि भाई तुम्हें पता ही है ना अब उसका मिजाज, तुम्हें पता है ये बात उसको प्रॉब्लमैटिक लगती है, उसको ये पता करना होता है, वो चाहता है कि तुम पहली बेल पे उसका फ़ोन उठा लो या उसको कहीं भी जाने से पहले बताओ। लेकिन कब हद से तजावुज़ करने लगती हैं ऐसी डिमांड्स? मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों ख़वातीन को देखा है जहाँ पे शक का या डाउट करने का ये आलम है कि अगर ख़ातून कह भी रही है कि मैं फ़लानी जगह हूँ, तो उससे कहा जाता है तो कैमरा ऑन करके फ़ोन का मुझे दिखाओ कि तुम वहीं पे हो। क्या इस तरह के लोगों के साथ निभा मुमकिन भी है? इरम जी क्या कहेंगी? सिद्रा, मैंने अभी, हम लोग ऑफ कैमरा थे जब मैंने तुम्हें ये बात कही थी कि अगर आपको ये एहसास हो जाए
कि आपके हस्बैंड शक्की मिजाज है या बीवी शक्की मिजाज है, तो यकीन मानो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। मतलब वो मुनीर न्याज़ी एक शेर शायद मैंने तुम्हारे ही शो में पढ़ा था कि हलाकत खेज़ है उल्फत मेरी हर सांस खूनी है, इसी बायस ये दिल की नगरी कब्रों से भी सूनी है। उसे जहरीली खुशबुओं के रंगीन हार देता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। ये वाली जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत नहीं होती। शक करना सामने वाले को कत्ल करने के बराबर है कि आप उसकी इज्जत के परखचे उड़ा रहे होते हैं, आप उसके मान के उड़ा रहे होते हैं, आप उसके वजूद के उड़ा रहे होते हैं, चाहे दोनों तरफ से हो। अब मियाँ बेचारे का पूरे दिन मेहनत करो, बीवी शक्की है, किधर हो, कहाँ थे, किधर रुक गए, वो भी आजिज़ आ जाएगा कि यार मैं घर से कमाने निकलता हूँ। बीवियाँ भी बहुत शक्की होती है। इसी तरह अगर मियाँ शक्की है और वो बीवी पे कर रहा है तो बीवी की भी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। वो सिर्फ ये सोचती है कि यार मैं पैदा क्यों हुई थी, लेकिन इसमें एक गिवन चीज़ है, कई लोग कहते हैं कि एतमाद या ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है, कि यानी एक तरह से आप कटहरे में खड़े हैं, आप अपने आप को प्रूव करते जाएं, जब हमारा दिल चाहेगा तो हम आपको ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अच्छी या बेहतर एडवाइस ये है कि ट्रस्ट तो गिवन होना चाहिए। गिवन होना चाहिए। मैं नहीं समझती इसको अर्न करना पड़ता है। दो लोग एक साथ आए यार, चंद लम्हे होते हैं सिदरा कि चेहरे के उतार चढ़ाव से, लहजों के उतार चढ़ाव से आप सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि कहानी है क्या। ये जो किताब अब जिंदगी की खुली है तो इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे ये आपको शुरू के चंद महीनों में ही पता चल जाता है। इवन कुछ लोगों को तो अपने हनीमून पीरियड में पता चल जाता है कि मैं जिस ट्रेन में सवार हो गई हूँ या हो गया गलत है तो ये छक 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 बक बक करने वाली है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है मिसेस खान। कई लोग कहते हैं कि मर्द की फितरत क्या है या शादी में क्या होगा, ये आपको जैसे आपने कहा ना वो वर्क की तरह पलटता है। जैसे ही आप निकाह आपका हो जाए और आप इस बंधन में बन जाएं, अगर आपको रियलाइज़ हो गया हनीमून पीरियड में ही कि ये गलत ट्रेन में चढ़ गए हम, तो फिर क्या करना चाहिए? निभाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को बदलें, अगले को बदलें, या जो जैसे अभी शक वाली बात है या पैसे की कंजूसी की बात है, ये तो आपको पहले ही लम्हे पता चल गया है, तो उस वक्त आप उस रिलेशनशिप को एंड कर दें या कोशिश करें? देखिए, इसमें तो अगर औरत में इतना सब्र और तहम्मुल है कि अब वो सोचती है कि मेरी शादी होगी और अब मेरे माँ बाप और मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे लोग पहले औरतें समझा करती थी, वो कंजूस मर्द के साथ भी रह लेती थी। लेकिन शक की जहाँ तक बात है, शक इतनी बुरी चीज़ है कि वो इट्स लाइक जस्ट स्लो पॉइजनिंग, एंड मैं तो कहती हूँ वो मार ही देता है इंसान को। औरत भी मर जाती है, और अगर आदमी के ऊपर औरत शक करे तो वो आदमी भी मर जाता है, और वाइस वर्सा। मैं तो कहती हूँ शक की कोई लिमिट नहीं होती, और ये जो शक है इंसान को ख़त्म कर देता है। और ये मैं सही बात कहूँगी, ये जो शक की बात इतनी बढ़ अगर जाए तो इट्स बेटर कि अपने रास्ते जुदा कर लो, बजाय इसके रोज़ मार कुटाई हो, गालम गलोच हो, घर में बदमज़गी हो, बच्चे अगर हो जाए और उनके सामने भी आप इतना शक कर रहे हो, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा हो, बच्चे पढ़ ना सके, घर में अजीब व गरीब माहौल हुआ हुआ हो, कहीं किसी के घर जाओ देखो तो भाई वो शौहर भी अजीब व गरीब बातें करने लग जाता है, आउट ऑफ द ब्लू वो पता नहीं क्या स्टोरी सुनाने लग जाता है, ऐसी अजीब व गरीब, जो कि बीवी भी सोचती है या अल्लाह अगर मैं जॉब करने गई थी, इसने तो मेरे ऊपर इतने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए हैं, और कमाता है ही नहीं। जो मर्द नहीं कमाता, और थोड़ा कमाता होता वो ही ऐसे करता है। मुझे बताएं कि एक औरत की डिग्निटी, अगर आप ये पहले वाले जो हमारे सीनियर कपल्स हैं उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है, इरम जी, मर्द समझते हैं कि ये बड़ा कोई सेंस ऑफ ह्यूमर की निशानी है कि चार लोगों के बीच में बैठ के आप देखें चार मर्द अपनी बीवियों पर मजाक उड़ा रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं। क्या ये रविश कम हुई है? और उसके बाद क्या ऐसे जुमलों से या किसी इस तरह की बात से या अदाकारी से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है, ख़ासतौर पे वाइफ की, अंडरस्टैंड करते हैं आदमी? यार शायद अब थोड़ा बहुत करने लगे, लेकिन अभी भी बहुत पढ़े लिखे, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं करते। वो समझते हैं कि अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी का मजाक उड़ाना मर्दानगी है। आई एम सॉरी, ये बिल्कुल भी मर्दानगी नहीं है। आप अपने ही वजूद के हिस्से का मजाक उड़ा रहे हैं। इट मीन्स कि आप में कुछ कमी है, कि वो कम जो औरत है बहुत सारे मामलों में बखौल आपके, वो आपके नसीब में आ गई। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो आप में हुई ना, आपको ऐसी औरत मिल गई। हमेशा अपनी चीज़ को ओन करना चाहिए। अगर आपको आपस में कोई बात बुरी भी लग रही है तो मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने आपको एक अदद कमरा दिया होता है, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम। लेकिन मुझे बताएं एड्रेस इसको कैसे करें, क्योंकि खातून अगर शिकायत करती है तो 90% ये सुनने को मिलता है यू कांट टेक अ जोक, ये तो मजाक में बात है। मैं तो समझती हूँ
आपका हस्बैंड अगर आपके सामने भरी महफिल में आपसे मजाक कर रहा है, आप भी उससे मजाक कर लें। बोले तुम्हारा भी मजाक, मेरा भी मजाक, मजाक मजाक, जैसे कहते हैं लड़ाई लड़ाई माफ, मजाक मजाक माफ। अपने अंदर इतनी डेयरिंगनेस पैदा करें। देखो सिद्रा, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में एक चीज़ पढ़ते थे कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। ज़िंदगी में कभी भी डिफेंसिव ना रहें। डिफेंसिव रहते हैं ना, आप पीछे हटते चले जाते हो घर बचाने के लिए, और सामना वाला आप पे हावी होता चला जाता है, वो कोई भी होते हैं। हमेशा ऑफेंसिव रहें, अपने ग्राउंड से थोड़ा सा बाहर निकल के खड़े हो, ताकि दूसरे को आपकी एक ज़रा सी दहशत महसूस हो कि अगर मैं इसकी लिमिट के नज़दीक भी गया ना, सामने वाला बंदा मुझे यानी ऑफेंसिव से मुराद ये है कि ये नहीं कि आप अगले की बेइज्जती कर दें, लेकिन अगर किसी ने आपसे बदतमीजी की है या कोई जुमला ऐसा है जो महफिल में कहने वाला नहीं था, तो वहीं उसके लिए एक स्टैंड ज़रूर लें। अगले को ये मैसेज क्लियरली, बड़ा पोलाइटली, अच्छे अल्फाज में जाना चाहिए कि ये आपकी वो हद है जिससे कोई तजावुज़ ना करे। पहले ये भी हो सकता है कि चलो फर्स्ट टाइम ये मजाक हो गया, पहले वार्निंग दो, आपने सह लिया, अब आप उसको वाकई पहले वार्निंग दो। देखो लाइव हम कोई ऐसे लिखते हैं ना, वी यूज़ पंक्चुएशन। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, सेमिनार्स में भी कहती हूँ कि इट्स वेरी गुड टू हैव ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स इन योर लाइफ। कॉमा भी ज़रूरी है, फुल स्टॉप भी ज़रूरी है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क भी ज़रूरी है। आई लव दिस एग्जांपल, यू नो व्हाई? बिकॉज फुल स्टॉप से पहले कॉमा आता है, जिसमें आपको भी रुक के थोड़ा पॉज लेके सोचना चाहिए और अगले को भी इसी तरह की वार्निंग देनी चाहिए। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपकी मौजूदगी का। मिसेस इरम, थैंक यू वेरी मच। एंड आई फील के बड़ा फुकदान है जी, इन मामलात के बारे में कोई बात नहीं करता, ये वाली चीज़ों पर कोई काउंसिल नहीं करता। आई थिंक इट्स एक्सेलेंट एडवाइस, नॉट जस्ट फॉर न्यू कपल्स बट ऑल्सो फॉर पीपल जो कि काफ़ी अरसे से शादीशुदा हैं, वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।